गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू स्टूडेंट्स। जैसा कि आपको पता है कि आपकी ऑनलाइन क्लासें शुरू हो गई हैं, तो उसी क्रम में आज हम सामाजिक अध्ययन की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले कौन सा चैप्टर आपको पढ़ना है उस पे हम थोड़ा सा ध्यान केंद्रित करके देख लेते हैं क्या पढ़ना है आपको। तो सबसे पहले आपको जो पढ़ना है आपके सिलेबस में वो है भारतवर्ष में प्रथम साम्राज्य की स्थापना। अब प्रथम साम्राज्य की स्थापना का मतलब कि भारतवर्ष की बात कर रहा है। भारतवर्ष कोई छोटे से राज्य की बात नहीं है, छोटे से ज़िले की बात नहीं है, मतलब ये कोई एक विशेष सूबे की बात नहीं है। ये ऐसी बात कर रहा है जैसे कि आज का भारत है, जहाँ से केंद्र के द्वारा पूरे देश को संचालित किया जाता है। ऐसी स्थिति इसके पहले कब बनी थी भारत में, उसको देखते हुए आपके सिलेबस में इसको रखा गया है। तो ये जो है भारतवर्ष में सबसे पहले जो पूरे देश में अगर आप बात करें हिंद महासागर से ले कर के उसके पूरे उत्तर में और फिर हिमालय के नीचे के साइड में पूरा जो एक क्षेत्र है, भूमि का जो टुकड़ा है, वो समस्त भारत के नाम से जाना गया और वो समय था मौर्य साम्राज्य। ठीक है। तो मौर्य काल में चाणक्य नाम के एक व्यक्ति हुए, जिनका नाम लेना सर्वथा उचित होगा, क्योंकि मौर्य काल की अगर बात की जाए तो चाणक्य की बात ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। और चाणक्य एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने अखंड भारत का निर्माण किया, और इसलिए मैं आज भी तहे दिल से उन्हें शुक्रिया अदा करता हूँ कि भारत को एक माला में उन्होंने पिरोया, और उस समय पिरोया था जिस समय लोगों में इतनी जागरूकता नहीं थी। तो कुछ उनके बारे में बताना ज़रूरी है, जिससे आपको भी जाना चाहिए। आपके देश के विशिष्ट गौरवमयी व्यक्तियों के बारे में आप जानें, कि आपके लिए बेहतर होगा, और आगे आने वाली जनरेशन्स को भी आप बताएं कि चाणक्य कौन थे। तो ठीक है, पहले हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि सिलेबस क्या है, फिर हम इस पे चर्चा करते हैं। तो आपको भारतवर्ष में प्रथम साम्राज्य की स्थापना जो मौर्य काल से शुरू होती है उसको पढ़ना है। उसमें समस्त चीज़ों को आपको पढ़ना है, जैसे उस समय कौन से विदेशी भारत में आए थे, उन्होंने क्या लिखा था, कैसी सिचुएशन के बारे में उन्होंने क्या बताया, उसका आपको वर्णन करना है। तो उसमें है मेगास्थनीज का भारतवर्ष, ये हो गया। इसके आगे अगर हम चलें तो मौर्य काल की सामाजिक, आर्थिक एवं धार्मिक स्थिति के बारे में आपको पढ़ना है। देखिए, ये मौर्य काल की सामाजिक, आर्थिक एवं धार्मिक स्थिति मतलब कि उस समय के समाज के लोग कैसे थे, उनका पहनावा कैसा था, वे किस तरीके के अनुष्ठान करते थे, उन्हें पैसा कहाँ से मिलता था, कृषि उनका मुख्य व्यवसाय था या फिर व्यापार उनका मुख्य व्यवसाय था, इस पे देखा जाएगा। और फिर उसके बाद उनकी जो धार्मिक मेंटलिटी थी वो कैसी थी, इसके बारे में देखा जाएगा कि वो किस प्रकार के देवी देवताओं में विश्वास करते थे, कैसा काम करते थे, इसे देखा जाएगा। इसके बाद मौर्य काल का सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य, जो कि इस चंद्रगुप्त मौर्य जो हैं, इन्होंने ही मौर्य काल की स्थापना, मौर्य काल जिसे कहा जाता है, जिसे मौर्य साम्राज्य भी बोला जाता है, उसकी स्थापना किसने करी थी? उसकी स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने करी थी। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे है आपका चंद्रगुप्त की विजय और साम्राज्य विस्तार। अब यहाँ पे आपको देखना है कि चंद्रगुप्त ने कौन कौन से क्षेत्रों पर विजय प्राप्त की थी और अपना साम्राज्य विस्तार। जैसा कि मैंने अभी बताया कि हिंदू कुश पर्वत, एक हिंदू कुश पर्वत है जहाँ पे आज तक जितना चंद्रगुप्त के शासनकाल में या फिर आप कह लें मौर्य काल के शासनकाल में, वहाँ तक जिस क्षेत्र को भारत में मिलाया गया, ऐसा आज तक कभी नहीं हो सका। यहाँ तक कि इतनी बड़ी ताकत, विदेशी ताकत अंग्रेज़ों ने भारत पे हुकूमत करी थी, फिर भी उन्होंने वहाँ तक भारत को नहीं पहुँचा सके जहाँ तक मौर्य काल में चंद्रगुप्त, अशोक जैसे महान शासकों ने भारत को स्थापित किया था। तो इसलिए इनकी विजय तथा ये साम्राज्य विस्तार के बारे में आपको डिटेल में पढ़ना है। आगे हम बढ़ते हैं। आगे है चंद्रगुप्त मौर्य का शासन प्रबंधन। उस समय इनका शासन प्रबंधन कैसे हुआ करता था उसे देखना। और केंद्रीय शासन, जैसे कि मैंने बताया कि अभी इस समय जिस तरीके से हम देखते हैं कि हमारे यहाँ केंद्रीय शासन है, माननीय प्रधानमंत्री जी
नरेंद्र मोदी जी आपके प्रधानमंत्री हैं और इस समय कोविड-19 जैसी भयावह स्थिति को गवर्न करने के लिए वे बीच बीच में लोगों का गाइडलाइन करते रहते हैं। तो ऐसे ही एक केंद्रीय शासन व्यवस्था का निर्माण पहली बार कैसे हुआ उसके बारे में भारत में चर्चा की जाएगी, तो जो आपको कब देखने को मिलता है, मौर्य काल में मिलता है। अब इसके बाद क्या है, इसके बाद देखना है कि जैसे चंद्रगुप्त मौर्य थे तो उनके फिर वंशज होंगे आगे, तो उनके वंशज थे बिंदुसार, बिंदुसार के पुत्र थे अशोक, तो उनके जीवन के बारे में पूरा पूरा आपको पढ़ना है। तो इसके बाद है प्रारंभिक जीवन तथा राज्यारोहण, इसमें अशोक के प्रारंभिक जीवन एवं राज्यारोहण के बारे में पढ़ना है। और फिर इसके बाद कलिंग का एक विख्यात युद्ध हुआ था जिसके बारे में आपको पढ़ना है। ये वही कलिंग का युद्ध है जिस कलिंग के युद्ध में आपको पता है कि इसी कलिंग के युद्ध के दौरान ये जो आपके महान शासक सम्राट अशोक हुए हैं, है ना, जिनका शासनकाल 273 से 236 एडी रहा है, इसी कलिंग के युद्ध के दौरान ही इस महान सम्राट ने युद्ध करना छोड़ दिया था और इन्होंने साम्राज्य बढ़ाने की नीति को छोड़ दिया था तथा सब युद्ध त्याग दिया इन्होंने और पूरे देश में और विश्व में इन्होंने ये संदेश दिया कि अहिंसा ही सबसे बड़ा धर्म है, मनुष्य का सबसे बड़ा कर्तव्य है। अब इसके बाद अशोक का साम्राज्य विस्तार, तो पहले की बात होगी कलिंग युद्ध की, तो इसके बारे में पूरा चर्चा होगा। और फिर मौर्य काल के पतन का क्या कारण हुआ, देखिए जो आता है वो जाता है। तो जैसा कि जो जन्म लेता है उसके मरने की स्थिति को तभी से ईश्वर बताया जाता है कि जब कोई पैदा होता है तभी उसके मरने की तिथि नियत हो जाती है। तो वैसे ही जब भी कोई आता है तो उसको जाना है। तो मौर्य काल का जैसे उदय हुआ तो पतन तो होना ही होना था। और इसके बाद फिर हम इस पर कुछ अभ्यास कार्य करेंगे ताकि आपको जो भी चीज़ें सिखाई गई हैं हम देख सकें कि आपने उन चीज़ों को सीखा है कि नहीं सीखा है। चलिए अब हम मौर्य वंश के शासकों के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य कब से कब आए। तो अभी देखिए जो मैं आपको बता रहा हूँ ये है चंद्रगुप्त मौर्य के जन्म के समय की बात। ये 323 से 298 ईसा पूर्व की बात है। देखिए चंद्रगुप्त मौर्य, मैंने बताया था कि अगर हम कभी भी मौर्य साम्राज्य के बारे में बात करेंगे तो हमें चाणक्य की बात ज़रूर करनी होगी, क्योंकि चाणक्य ही एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने पूरे भारत देश को एकता की डोरी में बांध के रखा था। तो कुछ बात ऐसी थी कि मैं थोड़ा सा चाणक्य के बारे में आपको बता दूं कि चाणक्य आपके जो तक्षशिला है, तक्षशिला के आचार्य थे। और एक समय ऐसा था, आप सभी जानते हैं कि सिकंदर था जो क्या था, यूनानी आक्रमणकारी था और विश्व विजय के लिए निकला हुआ था। तो जब वो भारत में आया तो सबसे पहले उसका सामना पुरु के शासक पोरस से हुआ था। तो इन्हें लगा, चाणक्य को लगा कि यदि ये पूरे भारत में आता है तो इससे हमारी सभ्यता और संस्कृति का विनाश हो सकता है। तब इन्होंने एक 16 जनपदों के बारे में आपको पढ़ना है, ये आपके नेक्स्ट सेमेस्टर में है तो उसे मैं थोड़ा सा बता दूं। तो 16 जनपदों में से एक आपका मगध जनपद था। तो ये मगध जनपद था और मगध जनपद का शासक उस समय कौन था, घनानंद। अब घनानंद एक ऐसा शासक था जो केवल अपने बारे में सोचता था, ये घनानंद था। और ये एक ऐसा शासक था जो अपने ही बारे में सोचता था, इसे देश से कोई मतलब नहीं था। तो चाणक्य एक बार इनकी सभा में गए और इन्होंने कहा कि देखिए आप इस समय भारत के केंद्र में हैं और आपकी शक्ति भी बहुत अच्छी है, इसलिए मैं चाहता हूं कि आप विदेशी आक्रमणकारियों से और राजाओं को लेकर के एक साथ युद्ध करिए और उसे भारत की एकता और अखंडता को टूटने से बचा लीजिए। परंतु उसकी समझ में नहीं आया। उन्होंने कहा कि आप एक तुच्छ ब्राह्मण हैं और आपका काम है पूजा पाठ करना, लोगों से बात करना, एक शासक को क्या करना है क्या नहीं करना है इसकी सलाह देना आपके लिए उचित नहीं है। परंतु चाणक्य भी अपनी पूरी धैर्य शक्ति
के साथ आए हुए थे, उन्होंने ये प्रण कर लिया कि मैं विदेशी आक्रमणकारियों को भारत से भगाऊंगा। और जो उन्होंने एक प्रण लिया कि इस भारत को मैं अखंड भारत के रूप में बना दूंगा, मतलब कि एक ऐसा भारत जिसे तोड़ने के बारे में चाहे कोई अपने देश का हो चाहे कोई विदेश का हो, वो सोच भी नहीं सकता है। तो ऐसी अतुलनीय शक्ति के साथ उन्होंने एक प्रण लिया कि मैं अपनी चुटिया बढ़ाता रहूँगा तब तब तक बढ़ाता रहूँगा कि जब तक इस घनानंद रूपी देशद्रोही को भारत की भूमि से हटा दिया ना जाए। तो इसी सपने को लेकर के वो आगे बढ़ते हैं और रास्ते में उन्हें चंद्रगुप्त मौर्य मिलते हैं। और चंद्रगुप्त मौर्य एक दास के रूप में होते हैं। तो उनके जन्म के बारे में भी नीचे मैं बताता हूँ आपको कि कुछ लोग उनको दास मानते हैं, कुछ लोग उनको क्षत्रिय वर्ग का मानते हैं, कुछ लोग उनको ब्राह्मण मानते हैं। तो इससे मतलब नहीं है, मतलब इससे है कि इन्होंने क्या किया भारत के लिए, इससे विशेष मतलब है। इनकी धर्म जाति के हिसाब से मुझे नहीं लगता है कि ध्यान देना चाहिए लोगों को कि किस धर्म के थे, किस जाति के थे। तो चाणक्य आगे निकलते हैं तो इनको फिर बीच में चंद्रगुप्त जो था, ये 14 साल का बालक, ये खेलते हुए चरवाहों के बीच में दिखता है। और इन्हें लगता है कि इनके अंदर बहुत सारे ऐसे गुण हैं जिसे हम अगर आगे ले आएँ तो ये कुछ अच्छा कर सकता है। तो वो उसे खरीद लेते हैं और फिर ले जाते हैं अपने तक्षशिला में, जहाँ पे वो बहुत सारे देश के शासकों को शिक्षा दिया जाता था, शासकों के बच्चों को, राजकुमारों को अस्त्र की, शस्त्र की या फिर और भी बहुत सारी चीज़ों की शिक्षा दी जाती थी। वे सभी गुणों का समाविष्ट उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य के अंदर किया, जो एक उचित और न्यायप्रिय शासक के अंदर होने चाहिए। तो इस तरीके से फिर उन्होंने तैयार किया चंद्रगुप्त मौर्य को युद्ध के लायक। और इस प्रकार से चंद्रगुप्त मौर्य चाणक्य की सहायता से अंतिम नंद वंशीय शासक घनानंद, मैंने भी बताया था घनानंद को पराजित कर 25 वर्ष की ही आयु में 322 ईसा पूर्व में मगध के सिंहासन पर आसीन हुआ। चलिए देखिए, इतनी बात हम पहले देख लेते हैं, उसके बाद हम फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए आगे देखते हैं आगे क्या है। आगे अब मैं बता दूं कि मौर्यों की उत्पत्ति क्या है। तो मैंने बताया कि इनके जन्म के बारे में बहुत सारी जनश्रुतियाँ हैं कि ये क्या थे क्या नहीं थे। तो इसमें थोड़ा सा आपको देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं कभी कभी। देखिए मौर्य की उत्पत्ति का कारण, तो इसमें मैंने बताया कुछ लोग शूद्र उत्पत्ति संबंधी मान्यता बताते हैं, कुछ लोग और कुछ। देखिए ब्राह्मण साहित्य के हिसाब से क्या है कि ब्राह्मण साहित्य है, ब्राह्मण साहित्य के हिसाब से विशेषकर पुराणों में मौर्यों को शूद्र वर्ण माना गया है। ये आपको जानना है किसके हिसाब से, ब्राह्मण साहित्य के हिसाब से। अभी हम बात करते हैं मुद्रा राक्षस की। मुद्रा राक्षस एक पुस्तक है, मौर्यों के वृषल या कुलहीन शूद्र वंश बताया गया। क्या बताया गया इसमें, इनको शूद्र वंश बताया गया। अब हम बात करें तीसरे साक्ष्य की, जो विष्णु पुराण है, इसके हिसाब से 10वीं शताब्दी के ढूंढी राजरानी मुद्रा राक्षस टीका से यह आभास निकलता है कि चंद्रगुप्त शूद्र जाति का था। ठीक है, चलिए अब ये बात हो गई। तो ये शूद्र संबंधी मान्यताएं हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि और चीज़ें क्या है। अब देखिए चंद्रगुप्त का जन्म नंद राजा की पत्नी मूढ़ा से हुआ था। देखिए इसमें मूढ़ा कट गया है, तो मूढ़ा से इनका जन्म हुआ था। मूढ़ा से उत्पन्न होने के कारण ही चंद्रगुप्त मौर्य कहलाया। और नंदों को शूद्र जाति का माना जाता था, इसलिए मौर्य भी शूद्र जाति का ही हुआ। ठीक है, और इसके बाद चौथा जो साक्ष्य है वो आपका है बृहत कथा मंजरी या कथा सरित सागर। इसके हिसाब से चंद्रगुप्त को निम्न कुल में उत्पन्न व्यक्ति बताया गया है। निम्न कुल का मतलब होता है छोटी जाति। ठीक है, अभी हम बात करते हैं सामान्य कुल की मान्यता। जैसे इनको सामान्य भी बताया गया। तो देखिए उस समय मैंने बताया कि सिकंदर आया था भारत में युद्ध करने के लिए, विश्व विजय की इच्छा लिए हुए भारत में प्रवेश किया। तो उसके साथ बहुत सारे यूनानी साहित्यकार भी आए थे। तो उन्होंने क्या लिखा है, उन्होंने लिखा है कि ये जो चंद्रगुप्त मौर्य थे
ये क्या थे, ये सामान्य कुल से संबंधित थे, मतलब ना ही कोई बहुत ऊपर की कास्ट के थे। सामान्य कुल का मतलब क्या होता है, जैसे बीच के दो कास्ट हो गई। जैसे सबसे ऊपर ब्राह्मण वर्ग है अपना, ब्राह्मण वर्ग के बाद आता है अपना ये क्षत्रिय वर्ग, क्षत्रिय वर्ग के बाद आता है वैश्य वर्ग अपना, वैश्य वर्ग के बाद आता है अपना शूद्र वर्ग। तो ये जो बीच के आपके दो हैं, तो इन वर्णों को हम कह सकते हैं सामान्य कुल। तो इन्हीं में से या तो आपका क्षत्रिय वर्ग हो जाता है या फिर आपका वैश्य वर्ग हो जाता है। तो ये किसके हिसाब से है, ये आपका है सामान्य कुल का है। ये यूनानी साहित्यिक शास्त्र तथा जस्टिन के अनुसार, देखिए ये जस्टिन थे। जस्टिन कौन थे, यूनानी साहित्यकार। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब बहुत सारे ऐसे भी हैं जो इनको क्या बताते हैं, क्षत्रिय वर्ण संबंधी मान्यता देते हैं। क्षत्रिय वर्ण संबंधी, देखिए क्षत्रिय वर्ण, ठीक। अब इसको देख लेते हैं। जैन स्रोत हेमचंद्र कृत, हेमचंद्र, इस पे आपको ध्यान देना है किस बुक में किसके द्वारा कृत, क्या इनको बताया गया। जैन स्रोत के हिसाब से हेमचंद्र कृत प्रशिष्ट पर्वन में चंद्रगुप्त मौर्य को मोर पालने वाले समुदाय का मुखिया का पुत्र कहा गया। जो मतलब मोर पालते थे जंगलों में, उनके मुखिया का पुत्र बताया गया है, ठीक है। अब इसके बाद हम आगे बढ़ें अगर, तो हम देखते हैं बौद्ध स्रोत। देखिए उस समय जैन धर्म और बौद्ध धर्म आगे बढ़ रहे थे। अब इसमें महापरिनिर्वाण के बाद, महापरिनिर्वाण एक ऐसी विधि होती है जिसमें राजा क्या करता है, अपने शरीर का त्याग करता है। महापरिनिर्वाण, जैसे बौद्ध स्रोत में गौतम बुद्ध ने महापरिनिर्वाण किया हुआ था, इसके बारे में आपके सिलेबस में है, आगे चर्चा की जाएगी। के बाद बुद्ध के अवशेषों की मांग मौर्यों के द्वारा किया जाना इस बात का द्योतक है कि मौर्य क्षत्रिय थे, क्योंकि बुद्ध भी क्षत्रिय थे। को पता है गौतम बुद्ध क्षत्रिय शासक थे, लेकिन इन्होंने बाद में संन्यास लिया हुआ था। तो इनके मरने के बाद इनके अवशेषों की मांग मौर्यों ने की हुई थी, इसलिए ये अनुमान लगाया जाता है कि ये क्षत्रिय थे। अब दिव्यावदान के अनुसार बिंदुसार व अशोक को क्षत्रिय कहा गया। अब अगर बच्चे क्षत्रिय हैं तो पिता तो क्षत्रिय ही रहा होगा, सीधी सी बात है। अब देखिए आपने बहुत सारे मतों के बारे में देखा। अब इसके बाद ये जरूरी है कि आप ये जाने कि सर्वाधिक मान्य मत कौन सा है। तो सर्वाधिक जो मान्य मत है वो ज़्यादातर विद्वानों ने बताया कि जो चंद्रगुप्त मौर्य है वो क्षत्रिय शासक है। अब देखिए क्षत्रिय होने का कुछ गुण होता है, ठीक है। तो क्षत्रिय होने का गुण यही होता है कि जो अपने समाज की, अपने देश की, अपने राष्ट्र की, अपने समुदाय की, अपने परिवार की आगे बढ़ के रक्षा कर सके। तो चंद्रगुप्त मौर्य की नज़रों में उसका पूरा भारत देश उसका परिवार था, उसने उसकी रक्षा करी और विदेशी आक्रमणकारियों को यहाँ से भगाया। तो इसलिए ये तो क्षत्रिय का गुण इसके अंदर था ही। इससे नहीं मतलब होता है कि ये मतलब किस मत का है, मतलब आप उसे कुछ भी मान सकते हैं, परंतु अगर एग्जाम में आता है कि सर्वाधिक मान्य मत क्या है, तो ये क्षत्रिय का है, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य क्या थे, क्षत्रिय थे। देखिए चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में संक्षिप्त जानकारी आपको आज दी गई है। इसके बाद आगे की वीडियोज में आपको और भी चीज़ों के बारे में बताया जाएगा। आज के लिए इतना ही। अगले क्लास में हम फिर मिलते हैं, तब तक आप इन चीज़ों को तैयार करते रहिए। आपका दिन शुभ हो और आप कोविड-19 के साथ पूरी सुरक्षा के साथ, पूरे धैर्य के साथ, पूरे संयम के साथ लड़ते रहिए। हम लोग शिक्षा में आपकी कोई कमी नहीं आने देंगे। ऑनलाइन क्लास के थ्रू आपको हम जानकारी देते रहेंगे। धन्यवाद।